रीजनिंग आपने करी ली है, एप्लीकेशन पे भी क्लास चलेगी आपकी, बिल्कुल चलेगी। काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उसमें, जिसने एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले लेना। प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर मिलते रहेंगे यहीं यूट्यूब पर। तो आज प्रैक्टिस सेट में, पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट में मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं डेली, और आज हम लोग करेंगे पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के क्वेश्चंस। अभी तक पार्ट 3 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है जी, करें शुरू। बच्चे ने कह घनी मेहनत करवा दिया आपने। चलो जी शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, देखो जी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं, और क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपके सारे टॉपिक भी क्लियर करूंगा। बाकी सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिलती रहेगी। ठीक है जी। तो संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले हम इनको समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो डीपीएसपी भाग 4 में आता है, भाग 4 में। ठीक है जी। और इसके अनुच्छेद है वो है 36 से 51 तक। कितने अनुच्छेद है इसके अंदर? 36 से लेकर के 51 तक। इसमें 1 बाय 1 अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है अनुच्छेद 50 में क्या आता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 44 में क्या आता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। साथ ही साथ इसमें हम भाग 5 भी पढ़ेंगे, और आपको मैंने बताया था जो भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है, और संघ सरकार में इसका जो पहला चैप्टर है वो है जी राष्ट्रपति। तो आपको इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राष्ट्रपति वाले टॉपिक से। ठीक है, इतना कुछ आज आप लोगों के लिए होने वाला है पॉलिटी से। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये जो आपकी मैराथन चल रही है, इसमें जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ए आंसर आया है सभी का। अगर मैं बात करूं कि डीपीएसपी लिया कहां से गया है, भाग है इसका भाग 4, भाग 5 अलग है, राष्ट्रपति वो इसके क्वेश्चन मिलेंगे। कहां से लिया गया है डीपीएसपी? आयरलैंड के कानून से, आयरलैंड के कानून से। ठीक है जी। और जो डीपीएसपी है प्यारे बच्चों, वो इसलिए लिया गया है ताकि लोगों का कल्याण किया जा सके, ताकि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाए। ये सरकारों को निर्देश करने वाला एक भाग है। ठीक है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों से ऊपर है, इसको वरीयता मौलिक अधिकारों से ज्यादा दी है। ठीक है, वरीयता ज्यादा है मौलिक अधिकारों से। ठीक है, और इसी डीपीएसपी में आपको महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बताया था कि महात्मा गांधी सिद्धांत, महात्मा गांधी जी ने बताया था कि गांव के हिसाब से देश होना चाहिए, यानी कि इन्होंने पंचायत वगैरह का भी जिक्र किया है। ठीक है, इसके अलावा डीपीएसपी में आपको सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ताकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। जिसका भी ऑप्शन ए है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, डीपीएसपी का धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई मतलब नहीं है, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए यह भी नहीं है, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए यह भी नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और जल्दी करो।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो चूंकि हम भाग 4 पढ़ रहे हैं, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय ये दोनों ही चीज आपको मिलेगी राज्य के नीति निदेशक तत्व में, डीपीएसपी में। कल हमने मौलिक अधिकार के क्वेश्चन किए थे, उससे पहले मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ा दिया था, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। शूटर 10 मीटर बहुत अच्छे, नीसू तोमर, अक्षय तोमर, आकृति चौहान, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। सुमित कुमार, सही आंसर है आप लोगों का। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ये देखो अब 1 बाई 1 आ गए हैं सिद्धांत, बताओ कौन सा नहीं है सिद्धांत? आवाज आ रही है सभी को? क्या ऑप्शन दिख रहा है? आकृति चौहान डी बोल रहे हो, नीसू तोमर डी, शूटर 10 मीटर डी, टारगेट ने ए, अच्छा वो पहला दिया है जवाब, अक्षय तोमर डी। हाँ जी, नीति सिद्धांत जो नहीं है वो है निजी संपत्ति की समाप्ति। ये मौलिक अधिकार में था जो कि कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। निजी संपत्ति सभी रख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन एक डीपीएसपी है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना डीपीएसपी है। अंतरराष्ट्रीय शांति कौन से अनुच्छेद में आती है? 51 में आती है, 51 में, ठीक है जी। अगला सवाल, अक्षय पवार बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा आपको सही आंसर लग रहा है? सवाल को पढ़ो और जल्दी जवाब दो। तो इसमें से कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? डी, डी बोल रहे हो सभी, डी डी डी। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना डीपीएसपी है, ये ऑप्शन गलत है, ये डीपीएसपी है। अब बताओ इन तीन में से बताओ कौन सा आंसर है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना ये डीपीएसपी है प्यारे बच्चों, डीपीएसपी है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तुक्का मत लगाओ, फोकस किया करो। ये टॉपिक आप लोगों का नहीं हुआ, इस वजह से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ये टॉपिक एप्लीकेशन पे होगा। बी, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। इसका सही आंसर है ए। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में आता है ये। बाकी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, न्यूट्रिशंस देना राज्य की जिम्मेदारी है, ये भी डीपीएसपी है। कमजोर श्रेणी को आर्थिक हित बढ़ाना, ये भी डीपीएसपी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका से अलग करना, ये भी डीपीएसपी है। मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, सही आंसर है ए। नीसू तोमर का सही आंसर है, तनु का सही आंसर है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जो मूल अधिकार में नहीं है। दिनेश कुमार, राम राम भाई। आकृति चौहान का ए आंसर, सुमित कुमार का ए आंसर। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। नीसू तोमर डी, डी, शूटर 10 मीटर डी, अक्षय तोमर डी, तनु डी। बिल्कुल सही बात है।
इसका सही आंसर है डी। देखो मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया था स्पर्शता का अनुमूलन, अनटचेबिलिटी को खत्म करना मौलिक अधिकार में आता है। अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 17 है, 17। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद आता है जी 19। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है। और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता 19 में है। और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता 25 में है। ठीक है। 19 में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। 25 में आएगा ये, धर्म की स्वतंत्रता 25 में। तो डीपीएसपी ये है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आज इसमें वो नहीं लगा रखा है। चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, आंसर करो। आपको मैंने अभी बताया डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी है और गांधीवादी सिद्धांत भी है। कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? क्या श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। वैसे ये सारे के सारे ही डीपीएसपी है। आपको बताना है कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। जल्दी कमेंट करो। पोल मत दो, ये पोल रहने दो। बी बी बी। तो अभी मैंने आपको बताया गांधीवादी सिद्धांत में पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। क्या? अगला सवाल करो। हाँ हाँ जल्दी कमेंट करो, जल्दी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आप जानते हो समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता बहुत मुद्दे चलते हैं इसके ऊपर। अनुच्छेद कौन सा है? 44। आर्टिकल 44 में आता है समान नागरिक संहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। गोवा में समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। गोवा कौन से संशोधन के तहत हमने गोवा को भारत में मिलाया था? बताओ, हमने किस संशोधन के तहत गोवा को भारत में मिलाया? हाँ, आर्टिकल 44। नीसू तोमर बिल्कुल सही है। हमने कौन से संशोधन के तहत? 1962 में होता है 11वां संशोधन, जिसके तहत हमने गोवा को भारत में मिलाया और 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है। वहां पे क्या होता है? वहां पे समान नागरिक संहिता चलती है। ठीक, इसके बारे में डिटेल में एप्लीकेशन पे। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है राज्य के द्वारा? देखो, एक शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। अभिभावकों को कहा गया है कि अपने बच्चों को स्कूल में जरूर एडमिशन कराए, उनको शिक्षा जरूर दे। तो अभिभावकों की जिम्मेदारी बच्चों को शिक्षा दिलाने की वो आएगी मौलिक कर्तव्य में। किसमें आएगी? मौलिक कर्तव्य में। ठीक है ना। यहां डीपीएसपी में राज्य की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को फ्री शिक्षा दे, थोड़ा सा उन्हें राशन भी दे, फ्री ड्रेस भी दे, फ्री किताब भी दे, है ना, स्कॉलरशिप भी दे। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें होता है ऐसा।
तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को। और इसका संविधान संशोधन आपको बताया था मैंने, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002। राजा चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलेंगे लाड लो आपके पेपर में, जीडी में भी और यूपी पुलिस में भी। दोनों बच्चे जुड़े रहे, दोनों बच्चे तैयारी करते रहे। नौशाद अहमद बिल्कुल सही है भाई। अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ज्यादा वरीयता दी गई है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा बताओ? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? पहला आंसर आ चुका है नीसू तोमर का, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर है जी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी। कब होता है 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। 44वां कब होता है? 1978 में। इस 42वें संविधान को, संशोधन को मिनी संविधान भी कहा है, मिनी संविधान, क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन था ये। और किस किस में होता है 42वां संविधान संशोधन? ध्यान रखना किस किस से संबंधित है। प्रस्तावना से भी संबंधित है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से शब्द थे वो? SSI से मैंने आपको याद कराया था, सामाजिक यानी कि सोशलिज्म, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन डीपीएसपी से भी संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कुछ आर्टिकल में संशोधन किया गया, जैसे 39 कै इसमें जोड़ा गया था, जो कि निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, निःशुल्क विधिक सहायता से, ठीक है। तो और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य से संबंधित भी आपका 42वां संविधान संशोधन ही है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 44वां संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट्स से है और 42वां संविधान संशोधन इन तीनों से है, ठीक है जी। इसी में ये बताया गया कि मूलभूत ढांचा, जो मूलभूत ढांचा है उसको नहीं बदल सकते, यानी प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, उसमें भी संशोधन हो सकता है। ये 42वां संविधान संशोधन केशव नंदा भारती केस 1976 उसके तहत बताया गया है। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अभी पिछले सवाल में ही बताया मैंने तुम्हें, ये बताओ। देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना। वीडियो को जरूर शेयर कर दे, टाइम आते ही शेयर कर दिया करो कि क्लास का टाइम हो गया, सबको शेयर कर दिया करो, ठीक है जी। चल मुसाफिर अपनी राह पर, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। जो चलेगा ही नहीं उसको मंजिल भी नहीं मिलेगी। हारा वही जो मैदान में लड़ा नहीं। जब आप लड़ोगे ही नहीं तो पहले ही हार गए। पहले उतरो तो मैदान में, तभी तो पता चलेगा ना कि जीत होगी कि हार होगी। आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ को डी लग रहा है, कुछ को बी लग रहा है। निःशुल्क विधिक सहायता 39A, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39A बी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, अगर मैं 39 की बात करूं तो इसमें भी न्याय की बात कही है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता है। इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बना रखा है, और इसका भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बना रखा है। अगला सवाल, अंकित तोमर
डी नहीं है भाई, बी है 39A, निःशुल्क विधिक सहायता 39A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत, बताओ किस अनुच्छेद में आते हैं ग्राम पंचायत? ये सारे अनुच्छेद आपको एप्लीकेशन पे क्लास में मिल जाएंगे 1 by 1, ठीक है, थ्योरी क्लासेस आपको। बी ऑप्शन आ रहा है, बी, नीसू तोमर, दिनेश कुमार, अक्षय तोमर, आकृति चौहान। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ठीक है जी, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 से संबंधित है, ठीक। 32 में बताओ क्या है? 32 में, 32 में क्या है? कौन बताएगा? देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। अनुच्छेद 32 में बताओ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, रिट, रिट नहीं है, रिट है ये, रिट। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और रिट इसमें आती है, रिट जारी की जाती है, संवैधानिक उपचार इसको बोलते हैं। दिनेश कुमार का सबसे पहले जवाब आया है। हाँ, नीसू तोमर का भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये भी डीपीएसपी का ही अनुच्छेद है, ये भी डीपीएसपी का अनुच्छेद है। 48 की अगर मैं बात करूं तो 48 में है कृषि पर्यावरण का संरक्षण, कृषि का, पशुपालन का, पर्यावरण का। इसमें 48A भी जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें पर्यावरण को भी लिया गया कि पर्यावरण को भी बचाना है, ठीक है जी, पर्यावरण को भी बचाना है। ये आगे सवाल है तभी बताऊंगा, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। बी ऑप्शन इसका सही है फिलहाल। अगला सवाल, अगला सवाल, आज से आप लोगों के यूपी पुलिस के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। सभी बच्चे अपना फॉर्म शुरुआत में ही भर ले, बाद में साइट बिजी हो जाती है, क्रैश भी हो जाती है, ठीक है ना। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, आज ही अपना फॉर्म भर लेंगे, आज कल में ही। अपने सभी अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लो, जो क्रूशियल डेट है उसके बाद बनाना। अगर पहले वाले लगाए तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें रिजेक्ट हो जाओगे, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से बनवा लेना, ठीक है। तैयारी का पूरा भरोसा रखो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, जितना बताया जाए बस उसको लिख लेना, याद कर लेना, और कुछ नहीं करना है। लास्ट में आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप सभी को मैं बता दूं, लास्ट में प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेकर के आएंगे लास्ट में, जिससे आपका रिवीजन हो जाए पेपर के टाइम पे, ठीक है ना। पेपर से 10-15 दिन पहले रिवीजन मोड में चल जाएंगे हम लोग, पेपर से 10-15 दिन पहले रिवीजन मोड में चले जाएंगे, और हर सब्जेक्ट की मैराथन आएगी डेली, ठीक है। और जो पेड वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन पर, जितने भी बच्चे कोर्स खरीदेंगे उनको एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों ब्रह्मास्त्र भी दे देंगे पेपर से पहले। ब्रह्मास्त्र, ये वो ब्रह्मास्त्र होगा जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इसको तो कूट कूट के खा जाना, इस ब्रह्मास्त्र को, ठीक है। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोर्स नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में दया है, उनके लिए भी मैराथन ले आएंगे रिवीजन पे, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन मोड पे रहेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काम कर रही है हमारी टीम। हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया है? इसका अनुच्छेद, तनु का बिल्कुल सही जवाब है, श्यामवीर राजपूत बिल्कुल सही है भाई, आकृति चौहान, अंकित तोमर, नीसू तोमर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनुच्छेद 50, देखो 50-50 कर दो, 50-50 कर दो भाई, न्यायपालिका को 50 नंबर दे दो, कार्यपालिका को 50 नंबर दे दो, दोनों का आधा आधा कर दिया, सेम 50-50, ठीक है जी। तो आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। अगला सवाल, अनुभव शर्मा, ए नहीं है भाई, डी है इसका आंसर,
ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल देखो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? यहां बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आज एप्लीकेशन पे भी क्लास है, जल्दी बताओ आंसर। नीसू तोमर, बहुत अच्छे। सक्सेस मंत्रा बाई नरेंद्र बी। नरेंद्र नहीं होता, नरेंद्र होता है, नरेंद्र। गोविंद लोहारिया, चिरकुट ना, चिरकुट हाँ हाँ जी, अक्षय तोमर बी, बिल्कुल सही जवाब। अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में ही आती है भाई, ठीक है। 48वां कृषि और पर्यावरण से संबंधित है। कृषि, पशुपालन, और 48 से पर्यावरण, है ना, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ओके। 52वां आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, देश का एक राष्ट्रपति होगा, यह भी राष्ट्रपति का ही आर्टिकल है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। अगला सवाल, अगला सवाल। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताओ। काम करने का अधिकार, सभी को काम मिलना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। इसलिए डीपीएसपी में इस अनुच्छेद को रखा है कि लोगों के लिए रोजगार को व्यवस्थित करो, रोजगार को बनाओ। इसलिए एक बार कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी मनरेगा, जानते हो मनरेगा, 100 दिन के अंदर अंदर काम दिया जाएगा, है, गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, इस नाम से फेमस है ये। चाहे गड्ढा खोदो, गड्ढा भर दो, लेकिन काम जरूर दे देगी सरकार 100 दिन के अंदर अंदर। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बोलते हैं इसको। तो वो इसी डीपीएसपी के तहत है कि काम मिलना चाहिए देश की जनता को। तो श्यामवीर राजपूत बड़े ही जोर से कह रहे हैं सी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। 41 के तहत कहा गया है कि काम करने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है जी। ओके, क्या आप इस अनुच्छेद को जानते हो? अनुच्छेद 18 को, अनुच्छेद 18 को जानते हो? सौरभ ठाकुर डी नहीं है भाई, सी है, सी 41। अनुच्छेद 18 को बताओ, क्या आप जानते हो अनुच्छेद 18 को? दस लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, डर जाएंगे हम कर जाएंगे। बड़ा फेमस हो रहा है ये गाना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये गाना। भीड़ देख के डरना नहीं है, भीड़ देख के कुछ करने का जुनून लाना है। हाँ, दिनेश कुमार का बढ़िया जवाब, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। क्या आप अनुच्छेद 21 को जानते हो? क्या आप अनुच्छेद 21 को जानते हो? बताओ। $35 लाख, भाई पूरा गाना सुना नहीं मैंने, 35 लाख होगा। 35 लाख की भीड़ देख के हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे, ऐसा है कुछ। गाने वाने सुनने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। ये कंटेंट बनाते भी है, फिर इस कंटेंट को आपको समझाते भी है, ठीक है। हाँ, जीने का अधिकार, बहुत बढ़िया, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार, ये हो गया काम करने का, काम करने की व्यवस्था करेगी सरकार। इसको बताना अनुच्छेद 46 को, देखता हूं कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 46 में आता है अनुसूचित जाति और जनजाति
इनकी शिक्षा की व्यवस्था, एससी एसटी की शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 46 के तहत की जाएगी। ठीक है जी, डीपीएसपी का ही अनुच्छेद है ये डीपीएसपी का ही है। अगला सवाल देखो, 15वां सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये लिखी है सूची 1 और ये लिखी है सूची 2। मिलान वाले सवाल भी आते हैं आपके पेपर में। मिलाओ कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। यस करो। हाँ जी तनु, एससी एसटी के एजुकेशन। हाँ जी आकृति चौहान बढ़िया। अंकित तोमर, दिनेश कुमार, गोविंद लोहारिया, सी बात कर रहे हैं सी। सौरव ठाकुर सर, मिस मीन्स नीसू तोमर, तनु, अक्षय तोमर सी बोल रहे हैं, आकृति चौहान सी बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। देखो अनुच्छेद 40 में पंचायत आती है। पंचायत कहाँ लिख रही है, ये रही, यानी ए का तो हो गया जी 1। ठीक है। अनुच्छेद 41 में काम आता है, काम, तो बी का हो गया जी 2, बी का 2। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता आती है, यानी कि सी का हो गया जी 3rd। और 48 में कृषि व पशुपालन और पर्यावरण आते हैं, तो डी का हो गया जी 4। ये तो नंबर वाइज ही मिल रहे हैं, नंबर वाइज ही मिल रहे हैं, 1 2 3 4। आप जो है डी सी क्यों बता रहे हो, सबका एक ही जवाब आ रहा सी। एक की कॉपी कर लेते हो कि एक ने जवाब दे दिया बस सारे उसी जवाब को दे दो। 40 में ग्राम पंचायत, ये रहा ए का 1। 41 में काम, बी का 2। 44 में यूसीसी, सी का 3rd। और अनुच्छेद 48 में 4। इसका सही जवाब ए है भाई, ए का 1, बी का 2, सी का 3rd, डी का 4। यही तो है, सी नहीं है, बी का 3rd नहीं है। 41 में काम करने का अधिकार आता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलो जी आगे बढ़ो। अगला सवाल, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ये पार्ट 4 आपके कंप्लीट हो गए। यहां तक ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक बार सुनो ध्यान से। अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा दिया, यूट्यूब पे अभी तक क्या क्या क्लास आपको मिल गई, सुनो ध्यान से एक बार। सबसे पहले मैंने पॉलिटी में आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाया, और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मैंने आपको सवाल भी कराए, उस वीडियो को देख लेना। पृष्ठभूमि है ना, इसमें सारे कानून मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है। दूसरा मैंने आपको उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं उसको, मैंने आपको प्रस्तावना भी पढ़ाई। प्रस्तावना से पहले संविधान सभा पढ़ाई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर मैंने आपको पढ़ाया संविधान सभा, इसकी सारी समिति, इसका गठन कब हुआ, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग। ठीक है, क्या क्या इसके काम रहे। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया प्रस्तावना, फिर मैंने आपको पढ़ाया अनुसूची, अनुसूची। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको इसमें पढ़ाया सारे भाग, 25 के 25 भाग, 12 की 12 अनुसूची मैंने आपको याद कराई। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाए विदेशी स्रोत कानून, कौन कौन से देश से लिए गए हैं, विदेशी स्रोत। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि यहां पे हमने भाग करना शुरू कर दिया था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, यहां तक पढ़ा करके इनके क्वेश्चन करा दिए हैं। इतने टॉपिक आपके पॉलिटी में हो चुके हैं। ठीक है जी, इतने टॉपिक हो चुके हैं। ये क्वेश्चन, अब आगे के क्वेश्चन आपके भाग 5 के आएंगे, जो कि संघ सरकार से संबंधित है, राष्ट्रपति वगैरह से। ठीक है ना, यहां तक पूरा हो चुका है पॉलिटी, इतना काम हो चुका है। इसका आंसर बताओ, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। देखो, एक तो होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, और एक होती है विधायिका। ये 3 चीज होती है जी। ठीक है।
कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव अंग्रेजी में, न्यायपालिका होती है जुडिशरी, और विधायिका होती है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या क्या काम होते हैं इनके समझो एक बार। कार्यपालिका काम होता है कानून लागू कराने का। क्या काम होता है? कानून को लागू कराने का काम होता है, ठीक है, लागू कराएंगे। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे आईएएस आईपीएस सब लोग आ जाते हैं। न्यायपालिका का काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है कानून का संरक्षण करना। कानून का संरक्षण करना, कहीं कानून मनमाने ढंग से तो नहीं हो रहा, कानून का संरक्षण करना। और विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना, तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाएगी, न्यायपालिका कानून का संरक्षण करेगी, और कार्यपालिका कानून को लागू कराएगी, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि इस कार्यपालिका का जो कानून लागू कराती है इसका अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो अध्यक्ष है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, बताओ जवाब दो। राधा देवी ए बोल रहे हैं, ए राष्ट्रपति 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 राष्ट्रपति। भाई कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है। कार्यपालिका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होते हैं। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है जी बी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताओ। संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक होता है जी राष्ट्रपति। संविधान का देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। इस सवाल को सही करो, राष्ट्रपति ही इसका सही आंसर है, कार्यपालिका का अध्यक्ष। क्योंकि यहां यह नहीं कहा कि वास्तविक अध्यक्ष या नॉमिनल अध्यक्ष। अगर बोलते वास्तविक शक्ति किसके पास है तो फिर प्रधानमंत्री आंसर होता, लेकिन कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी कार्यपालिका में आता है। इसको ठीक कर लो, जिसने भी ए आंसर दिया था उनका सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब अगला सवाल का जवाब दो। देखो, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। बताओ कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए आयु? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? ए आयु बताओ, आयु आयु, हाँ उसको ओके कर लो, राष्ट्रपति है वो। डी 35 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। राधा देवी सी नहीं है। 30 वर्ष नहीं होती, 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनकी आयु होती है न्यूनतम 30 वर्ष। लेकिन राज्यपाल की और राष्ट्रपति की दोनों की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अमित शर्मा, श्यामवीर राजपूत, सौरभ ठाकुर, आकृति चौहान, अक्षय तोमर, इन सबके सही जवाब है। गोविंद लोहारिया, तनु, नीसू तोमर, दिनेश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे देखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ इसका जवाब दो। अधिकतम आयु की बात की है, अधिकतम आयु की। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु
अधिकतम आयु। पैंसठ वर्ष। डी ऑप्शन, कोई 70 वर्ष, कोई 65 वर्ष, जल्दी जल्दी बताओ। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की? देखो, राष्ट्रपति की कोई आयु नहीं होती है, इसका डी ऑप्शन है। जिसने भी डी लगाया उसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु इसलिए नहीं होती, कोई भी बन सकता है, 80 साल का है वो भी बन सकता है, ठीक है। ये नौकरी वालों के लिए होती है उम्र। अगले सवाल पे आओ। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस माध्यम से होता है बताओ, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? दिनेश कुमार का सही जवाब है नो एज लिमिट। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह पूछ रहे हैं भारत की आम जनता कितने नंबर के नागरिक में आते हैं? आपका सवाल ही नहीं समझ पाया मैं। भारत की आम जनता कितने नंबर के नागरिक में आते हैं? हाँ जी, डी। अगला सवाल, निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति आप जानते हो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते इनके, राष्ट्रपति के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इलेक्शन होते हैं। और इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये निर्वाचन मंडल। इनके निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के सदस्य आते हैं। पहले तो दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, लेकिन निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं आते, निर्वाचित आते हैं। और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषद के नहीं आते, विधान सभाओं के सदस्य आते हैं, परिषद के नहीं आते, ध्यान रखना है, यहां कंफ्यूज मत होना। और तीसरा जो यूटी है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है भाई, ठीक है, याद रखना है इसको। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा कराने का प्रावधान संविधान में किया गया है? बताओ, अगर मान लो मुद्दा फंस जाए चुनाव का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो किस अनुच्छेद के तहत उनका विवाद सुलझाया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत बताओ। सौरभ ठाकुर पूछ रहे हैं सर क्लास किस टाइम शुरू होती है? भाई क्लास होती है 3 बजे से मैराथन, सुन लो ध्यान से, 2 बजे से 2-2:30 बजे से है ना सर, ये 2:30 बजे से होती है हिंदी की क्लास आपकी, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 3 बजे से लेकर के मैराथन चलती है 2.5-3 घंटे की, 6 मान लो 6 बजे तक ये क्लास होती है आपकी मैराथन में, रीजनिंग और इनकी चलती है, पॉलिटी, रीजनिंग, ठीक है ना। 3 से 6 मैराथन चलती है, मैराथन। और 6 बजे के बाद एप्लीकेशन पे क्लास चलती है, टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट, ये टाइम टेबल है, ठीक है जी। बताओ जल्दी जवाब दो सभी। 6 बजे के बाद 5 से 6 तो चल रही है मैराथन, 3 से 6। जब भी ये खत्म होगी, इसके खत्म होने के तुरंत बाद एप्लीकेशन पे क्लास है, जब भी खत्म होगी है। हाँ, आज क्या टाइम हो रहा है? अभी 6 ही बज जाएंगे इतने। हाँ जी, बताओ क्या जवाब है इसका? इसका आंसर है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71। अंकित तोमर 55 नहीं है भाई। आकृति चौहान, पॉलिटी की क्लास होती है 5 बजे से, उससे पहले रीजनिंग की क्लास होती है। श्यामवीर राजपूत डी बिल्कुल सही है। थोड़े ही रह गए क्वेश्चन, देखो जल्दी। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? अभी बताया मैंने जस्ट, आपको बताओ सही आंसर, बताओ कौन बताएगा? निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, जल्दी बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है?
क्या संसद के सभी सदस्य, विधानसभा और परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य? तनु का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बी ऑप्शन। अभी बताया, दोनों सदन के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद इसमें नहीं आती, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है, ए ऑप्शन। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे के सारे पेपर उठा के देख लेना, सारे सवाल यहीं से है। दिल्ली पुलिस के लिए भी हमने ब्रह्मास्त्र दिया था अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, और 70 से 80% सेम क्वेश्चन फंसे थे। यही ब्रह्मास्त्र आपको भी दिया जाएगा यूपी पुलिस में, इस बार ऑनलाइन क्लासेस में दिया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये करा रखा है मैंने तुम्हें टॉपिक, इजी सवाल है ये। नीसू तोमर ए, अक्षय तोमर ए। अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। कहां से ली गई है? अमेरिका पर। क्या होता है महाभियोग? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति को कौन हटाती है? यह भी पूछा जा सकता है, कौन हटाती है? संसद हटाती है, संसद। तो संसद मिलकर के महाअभियोग, और संसद के भी सदस्य विशेष बहुमत से हटते हैं, साधारण बहुमत से नहीं हटते, ठीक है ना। क्या होती है विशेष बहुमत? एक होती है साधारण बहुमत, एक होती है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 सदस्य, एक होते हैं कुल सदस्यों का 2/3। तो महाअभियोग चलता है जी, कुल सदस्यों के 2/3 लोग अगर पास कर दे, 2/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर पास कर दे, और महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन पहले पूर्व नोटिस, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। हाँ जी, तो अमेरिका से हो गया। अगला सवाल, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अच्छा, ये मैंने सवाल भी बना दिया था। तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यहां उपस्थित और मतदान नहीं आएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। उपस्थित मतलब प्रेजेंट, मतदान मतलब वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग के नहीं होंगे। ये एक प्रकार की विशेष बहुमत है, ये दूसरे प्रकार की विशेष बहुमत है। कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, ठीक है। और एक साधारण बहुमत होती है, साधारण बहुमत सिर्फ 1/3 सदस्य। बढ़िया, मजा आ रहा है सभी को? अच्छे लेवल के सवाल देखने को मिल रहे हैं। 25वां सवाल, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को तो ये दोनों भाई एक दूसरे को शपथ दिलाओ जा, बताओ कौन कौन है? अंकित यादव डी बोल रहे हैं, दिनेश कुमार ए बोल रहे हैं, नीसू तोमर ए बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं, फिर राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को भी, मुख्य न्यायाधीश को भी। तो ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एससी का सीजेआई। बिल्कुल, वर्तमान में कौन है एससी का सीजेआई? डू यू नो? वर्तमान में सीजेआई कौन है? ये वर्तमान वाले ध्यान रख लेना, वर्तमान वाले, और ये भी ध्यान रख लेना कौन कौन से नंबर पे आते हैं ये, ठीक है ना। कौन से नंबर के है? 49वें, 50वें नंबर के है हमारे सीजेआई। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की योग्यताएं? बताओ, इसमें पूछी है कि निर्वाचन की योग्यताएं। निर्वाचन मंडल मैंने तुम्हें बताया कौन कौन बनता है, यहां बात आती है निर्वाचन की योग्यताएं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ? निर्वाचन की योग्यताएं, बावन नहीं है भाई, 52 में तो राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये ऑप्शन नहीं है। 52 नहीं है, जल्दी बताओ। नीसू तोमर का डी आंसर आया है। लेट्स सी क्या है इसका सही आंसर।
गोविंद लोहारिया डी बोल रहे हैं, अंकित कुमार भी बोल रहे हैं। देखो 54 में क्या है, 54 में आर्टिकल 54, 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका की शक्ति, 54 में बताया गया है कि उनका निर्वाचन मंडल, और यहां बताया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय पद्धति 55 में, और 57 में बताया गया है निर्वाचन के लिए योग्यता कि भारत का नागरिक हो, इतनी साल की उम्र पार कर चुका हो, ठीक है ना। तो योग्यता है कौन से आर्टिकल में, 57 में। भाई यूपी का बैच बिल्कुल लॉन्च हो रहा है, यूपी एप्लीकेशन पे जाओगे आप देखोगे यूपी पुलिस टारगेट 2.0 बैच क्लासेस चलती है, उसमें 2.0 बैच, टारगेट 2.0 बैच के नाम से बैच है, आप एप्लीकेशन पे जाकर के ले सकते हो यूपी पुलिस का बैच, और उसमें यूपी जी के उसी बैच पे ही कराई जाएगी, यूपी जी के यूट्यूब पे नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखो, खत्म। तो ये रहा बैच, आपका जो डाउट है ये रहा भाई बैच, टारगेट 2.0 बैच नाम है इसका, फीस मात्र इतनी है, ठीक। एप्लीकेशन का नाम ये है, ठीक है जी। तो ये था आज की क्लास। 15 सवाल सर ने रीजनिंग में कराए, 25-26 सवाल मैंने आपको पॉलिटी के करा दिए, टॉपिक वाइज सवाल करा दिए। मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, सभी को याद भी हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो खबर कि आपके क्षेत्र के टीचर भी अब हाई क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। सर को बहुत एक्सपीरियंस है, स्वनी सर को लगभग 15-20 साल से सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, और काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है इन्होंने, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट कराए हैं। हमें भी कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे हमारे माध्यम से भी सिलेक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल की पोस्ट पे भी हमने सेलेक्ट कराए हैं बच्चे, ठीक है ना। जो 2022 का हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे सीजीएल की पोस्ट पे हमारे यहाँ से गए हैं, लेकिन हम पहले सिर्फ ऑफलाइन थे, अब हम ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो जिस तरीके से हम ऑफलाइन में मेहनत करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन में भी दिलाएंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने अंदर अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। सेल्फ डेडिकेशन जिसके अंदर होगा, सेल्फ डेडिकेशन जिसके अंदर होगा, सफलता वो जरूर पाएगा, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो, ठीक है। ऑफलाइन में भी उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो डेडिकेटेड रहते हैं, जो अपनी कमियों को दूर करते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बस आके बैठना है, टाइम पास करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत से जुड़े रहो। बैच को ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, बहुत ही नॉमिनल सी फीस हमने रखी है, मात्र 750 रुपये है, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।
हेलो 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 हेलो। सेव होगी भैया। इसे ये सेव होगी। है जी। हाँ, वर्ण विचार चैप्टर पहला पढ़ा हुआ, पढ़ लिया वो, फिर शब्द विचार से शुरू करूँ। ये तो सीक्वेंस में तो है जी। मैं समास पढ़ा दूंगा, कारक पढ़ा दूंगा, समास कारक वचन पचन, है नहीं, समास पढ़ा देंगे। बना दो। मैराथन क्लास 3। धुंध इतनी ठंड हो रही, मेरा बाहर जाती एक हाथ तो ऐसा हो गया बिल्कुल गलन को। हेलो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन वाले बच्चों, जल्दी से जल्दी कोर्स खरीदो। 600 में, 700 में, 650 में, जैसे भी तुम्हारी जेब से पैसे निकल सकते हो तो निकालो। कहाँ से? तो हमने 5 की तो बात कर ली थी, इससे 5 की बात कर ली थी। ज़्यादा बोल लगा ईंट का हत्था मार देंगे। अरे सर मैं 1 सेकंड में सीख लूँगा, है क्या ये कुछ। और दिक्कत यह है कि बस पढ़ाने में फिर समस्या होगी। ये तो बहुत बढ़िया बना हुआ है अपना जी।
हम्म। आधे घंटे में मेरा समाज पूरा हो जाएगा। आधे घंटे में मेरा समाज पूरा हो जाएगा। कितने घंटे के करीब गया? करो शुरू।